Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of amputations. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पुटेशन का पीटी मैनेजमेंट। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने पीआईवीडी एंड स्पाइना बाइफिडा ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एम्पुटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो एम्पुटेशन होता क्या है वो समझते हैं। एम्पुटेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ लिम्ब थ्रू ए पार्ट ऑफ द बोन। मीन्स लिम्ब का रिमूव करना। मीन्स लिम्ब हम रिमूव करने की नीड ही क्यों पड़ती है। यदि कोई ट्रॉमा हो गया है, रोड ट्रॉफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्यूमर हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, एम्पुटेशंस कराना पड़ता है। जैसे कि लाइक इन्फेक्शन है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशंस में, या कोई एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड जो बर्निंग हुई है उस कंडीशन में एम्पुटेशंस कराना पड़ता है। पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी लाइक नेक्रोसिस हो गया है, गैंग्रीन हो गई है, तो उस कंडीशन में एम्पुटेशंस कराना पड़ता है। कोई माल फॉर्मेशन है तो ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें हमें एम्पुटेशन कराना पड़ता है। पर मोर कॉमन जो एम्पुटेशन होता है वो लोअर लिम्ब का होता है। 85% जो एम्पुटेशन होता है वो लोअर लिम्ब का होता है देन टू द अपर लिम्ब। एंड 75% जो होता है मेल में देखने को मिलता है, मीन्स मैन में देखने को मिलता है। 25% जो केसेस आते हैं वो वुमेन के होते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम एम्पुटेशन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा गोल ओनली पीटी मैनेजमेंट को डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पीटी मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का जैसे आपके पास आता है पेशेंट कंप्लेन लेके, एंड पेशेंट की जो कंडीशन है वर्स्ट कंडीशन है, तो यदि नीड होती है सर्जरी की तो आप एम्पुटेशन सर्जरी करेंगे। पर उससे पहले कुछ हमारे गोल्स होते हैं, प्री ऑपरेटिव स्टेज जिसे हम कहते हैं, देन हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। तो प्री ऑपरेटिव स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ता है, पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है, पेशेंट को उसकी कंडीशंस के बारे में बताना होता है। तो उसके लिए हमारे कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि पेन मैनेजमेंट के लिए पेशेंट उस टाइम तो आपको पेन को मैनेज करना है क्योंकि पेन हो रहा है पेशेंट को, पेन सॉरी या पेन यानी पेशेंट एजुकेशन होगा, पेशेंट को एजुकेट करना है। प्रिवेंशन द कॉम्प्लिकेशन, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए तो उसे प्रिवेंट करना है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर अ एम्पुटेशन, पेशेंट को प्रिपेयर करना है कि जब पेशेंट का एम्पुटेशन हो जाएगा तो पेशेंट अपने आप को कैसे डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ करेगा। तो उससे पहले एक ट्रेनिंग देनी होती है, एम्पुटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं जिसे, जिसमें कि पेशेंट को पहले से ही सारी एक्सरसाइज हम समझाते हैं। और जो उसका जैसे लिम्ब का एम्पुटेशन होना है, जो नॉर्मल लिम्ब है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी कुछ हम एम्पुटेशन से पहले ही हम सारी एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिपेयर द पेशेंट फॉर एम्पुटेशंस। नेक्स्ट इज अ प्रोवाइड साइकोलॉजिकली सपोर्ट टू द पेशेंट स्ट्रेंथ इन द अनइन्वॉल्व साइड। मीन्स जो इन्वॉल्व नहीं है एरिया, इन्वॉल्व नहीं है साइड, उसको आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करनी है एंड पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फर्स्ट जब पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को आपको सारी चीज़ें समझानी होती है एम्पुटेशंस के बारे में। उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव एम्पुटेशन कंडीशन होगा तो उसके बारे में बताना होता है कि पेशेंट को यदि एम्पुटेशंस नहीं कराएंगे तो और क्या क्या कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। मीन्स इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, एंड जितने भी सारे उसके लिए ड्रॉबैक हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो सारा कुछ पेशेंट को समझाना होगा, पेशेंट की फैमिली को समझाना होगा, तभी वो आपको कोऑपरेट कर पाएंगे। तो पेशेंट एंड फैमिली शुड अंडरस्टैंड अबाउट द एम्पुटेशन एंड रिहैब प्रोसेस। सो द थेरेपिस्ट हैज़ टू एक्सप्लेन व्हाई द रिहैब प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी। तो आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में रिहैब के बारे में भी आपको पेशेंट को समझाना होगा। टीच पेशेंट करेक्ट ट्रांसफर टेक्निक, monitor the wheelchair, explain all complications such as phantom pain, contact sure, loss of strength and loss of range of motions. Okay, next is a prevention. तो क्या क्या प्रिवेंशन करनी है पेशेंट के लिए, तो प्रिवेंशन ऑफ अ थ्रोम्बोसिस बाय मेंटेन सर्कुलेशन थ्रू मूवमेंट ऑफ द अदर गुड लिम्ब। मीन्स थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ना हो जाए, स्वेलिंग ना हो जाए एंड एडिमा ना हो जाए, तो ये सारी कॉन्टेक्शन ना डेवलप हो जाए, तो इसके लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ द चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बाय डीप ब्रीदिंग, कफिंग एंड पोस्चर ट्रेनिंग। चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम डीप ब्रीदिंग कराएंगे। प्रिजर्व मोबिलिटी ऑफ द ऑल जॉइंट विद एन emphasis ऑफ द सस्पेक्टेबल जॉइंट। Next is the improved mobility of other related areas such as trunk, pelvis or shoulder girdle, and compensate the deficiencies and restriction due to prosthesis। क्या क्या प्रोस्थेसिस से रिस्ट्रिक्शन आएंगे, एंड अदर जो लिम्ब है, अदर जो जॉइंट है उनकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना। ओके, जो भी उसके प्रॉक्सिमल जॉइंट है जितने सारे
सारे जॉइंट पे और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि पेशेंट स्टेबिलिटी अपनी बना सके एंड बैलेंस कर सके। नेक्स्ट है टीच टू मैथोलॉजी ऑफ द एडॉप्टेड द मोबिलिटी एंड लिम्ब पोजिशनिंग इन द बेड। नेक्स्ट एजुकेट द पेशेंट टू टेक्निक ऑफ ट्रांसफर, मॉनिटरिंग द व्हील चेयर एंड सिंगल लेग स्टैंडिंग एंड द बैलेंस। क्योंकि वन लेग का यदि एम्पुटेशन होगा तो सिंगल लेग से पेशेंट को वॉक करना होगा, सारी एक्टिविटीज़ करनी हो, तो वो सारा कुछ पहले ही आप ट्रेन करेंगे पेशेंट को। और क्या करेंगे, इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन द पेशेंट ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्टैंडिंग एंड वॉक टेक्निक ही और सी इज सपोज टू अडॉप्ट लेटर ऑन। Ideally, this can be done by showing a video recording of a patient using a similar prosthesis. पेशेंट को आप ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रोस्थेसिस पेशेंट का एक वीडियो आप पेशेंट को दिखा सकते हैं कि आपके आफ्टर सर्जरी आपको इस टाइप से एक्टिविटीज़ वो करनी होगी, इस टाइप से आप मूवमेंट्स करेंगे एंड उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर में क्या है, बैलेंस एक्सरसाइज, इक्विलिब्रियम, कैसे स्टैंडिंग करना है, वन लेग स्टैंडिंग, वन लेग सपोर्ट स्टैंडिंग, ओके, कैसे आप एट जो भी असिस्टिव डिवाइस होती है उनका यूज़ करके वॉक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें पेशेंट को सिखानी है। और क्या हम कर सकते हैं पेशेंट को एंड प्रिवेंशन के लिए, द पेशेंट शुड ऑल्सो एजुकेट टू डिटेक्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन लाइक अ soft tissues tightness, provide care of pressure point and made aware of expected degree of pain and phantom sensation। पेशेंट को सारी चीज़ों के लिए अवेयर करना है कि फैंटम सेंसेशन कैसा फील होगा, पेशेंट को किस टाइप का पेन होगा पेशेंट को, एंड पेशेंट के जो मसल्स सॉफ्ट टिश्यूज टाइटनेस होगी, तो वो सारा कुछ पेशेंट को पहले से ही आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट बट नॉट बी एट लीस्ट, सेल्फ रजिस्टिव एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव रजिस्टिव एक्सरसाइज एज वेल एज सिंपल टेक्निक टू द इम्प्रूव। तो लास्ट में ये सारी एक्सरसाइज भी आपको पेशेंट को सिखानी है। नेक्स्ट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करना। और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हो गया, जो कि क्या करता है, पेशेंट को रिलैक्स फील कराता है एंड हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उसे इम्प्रूव करते हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा क्योंकि हमारी इंस्पायरेटरी मसल्स, एक्सपायरेटरी मसल्स क्या होता है, धीरे धीरे उनमें सो नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को ये इंप्रूव करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, पेशेंट को काम डाउन करती है एंड ब्रीदिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करती है। फर्स्टली ब्रीदिंग कराते हैं जिससे कि एंजाइटी पेशेंट की कम हो सके, ओके। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ अनइन्वॉल्व साइड। तो जो अनइन्वॉल्व साइड है उस पर हमें बहुत फोकस करना होता है, इसको ट्रेन करना होता है क्योंकि पूरा बॉडी वेट को वही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए अनइन्वॉल्व लिम्ब को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर लोअर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ कैन बी डन एसएलआर, सुपाइन, प्रोन एंड साइड लाइन, सारी स्लार ट्रेनिंग कराएंगे, वेट लिफ्टिंग के साथ कराएंगे, वेट कप के साथ कराएंगे, जिससे कि स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो सके। फॉर अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म मसल्स कैन बी डन, ओके। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टू द ट्रेनिंग एम्पुटेशंस। तो जो पेशेंट होता है एम्पुटेशन वाला, जैसा कि अभी हमने उसे एजुकेट किया, उसको उसके मसल्स, अनइन्वॉल्व लिम्ब की मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कराई, तो सारी चीज़ें पेशेंट को हमने सजेस्ट किया। अब और हम समझते हैं कुछ और ट्रेनिंग करानी होती है एम्पुटेशन की, जैसे कि चेस्ट एक्सरसाइज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑल जॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, इम्प्रूव मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर ट्रंक, शोल्डर, pelvis, resistive exercise, training for weight transfer, use of crutches and wheelchair, ट्रेनिंग टू पोजिशनिंग, टर्निंग, लिम्ब ऑफ फ्लाइंग विथ ऑन अ बेड। तो ये सारी ट्रेनिंग पेशेंट को पहले से ही देनी होगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है, रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी है पेशेंट की। जैसे कि पेशेंट को सपोज पेशेंट को बता दें कि यदि यहाँ का आपका एम्पुटेशन होगा तो इससे ऊपर की जितनी सारी प्रॉक्सिमल मसल्स हैं उनको इस कंडीशन में, इस इनिशियल फेज में आइसोमेट्रिक करानी होगी। रेपिटेटिव मसाज टू इम्प्रूव द टोन ऑफ द मसल्स, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू मसल्स एंड अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस परकशन क्रायोथेरेपी। यहाँ नहीं आना है यार। सो नाउ डिस्कसिंग टू द पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। अभी हमने प्री ऑपरेटिव स्टेज डिस्कस किया था, तो पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आफ्टर सर्जरी हमारे क्या क्या गोल्स रहेंगे। टू फर्स्ट इज टू कंट्रोल पेन एंड एडिमा, टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, टू प्रिवेंट कॉन्टेक्चर एंड डिफॉर्मिटी, मेंटेन्स स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ द स्टैम्प, टू प्रिपेयर द प्रोस्थेसिस फिटिंग, टू इंक्रीज मोबिलिटी एंड अ बैलेंस। तो ये सारे हमारे गोल्स रहेंगे
एंड इन गोल को हम फॉलो करेंगे, मीन्स उसका प्लान ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है टू कंट्रोल अडीमा। अडीमा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करते हैं एंड पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अपने लिम्ब को एलिवेट करके रखो ऑन द हार्ट लेवल, जिससे कि अडीमा है वो रिमूव हो जाए। सेकेंड इज द प्रेशर ऑफ बैंडेज शुड बी मॉडरेट एंड फर्म इवन डिस्ट्रीब्यूटेड डिक्रीज प्रॉक्सिमली। जो प्रेशर है आप याद रखना है, जो इलास्टिक बैंडेज का यूज़ कर रहे हो वो प्रेशर है वो मॉडरेट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज डायगोनल स्पायरल। जो हम बैंडेजिंग करते हैं उसका बैंडेजिंग का प्रोसीजर रहता है, या डायगोनल करें, स्पायरल करें, ऑब्लिक टर्न्स शुड बी यूज वाइल बैंडेजिंग। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट वेरिएबल एयर प्रेशर मशीन। जो एक एयर प्रेशर मशीन होती है जो कि हमारे एडिमा को कम करने के लिए, उसे वहाँ से वॉश आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया कंट्रोल एडिमा। नेक्स्ट इज अ पेन मैनेजमेंट, फैंटम पेन मैनेजमेंट। आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उसे बोलते हैं हम फैंटम पेन। तो फैंटम पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेजॉरिटी क्या है, ऑल इनकाउंटर फैंटम लिम्ब पेन सेंसेशन फॉलोइंग एम्पुटेशन। मीन्स हर एक पेशेंट को फैंटम लिम्ब पेन फील होता है और उससे बहुत ये एक सीवियर पेन होता है। सो नेक्स्ट इज फैंटम पेन मैनेजमेंट। फैंटम पेन मैनेजमेंट क्या होता है, आफ्टर टू द सर्जरी पेशेंट को जब पेन होता है, जब लिम्ब को एम्पुटेट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फैंटम पेन। तो फैंटम पेन हर एक पेशेंट को फेस करना पड़ता है, जिस जो भी एम्पुटी पेशेंट होता है। तो उसके लिए क्या, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल विल इनकाउंटर फैंटम लिम्ब पेन सेंसेशन फॉलोइंग एम्पुटेशन। इट कैन बी लोकलाइज हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है और इंटरमिटेंट हो सकता है। इस टाइप का पेन हो सकता है, लोकल है, डिफ्यूज है, कंटिन्यूअस है, या रुक रुक के इंटरमिटेंट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइस पैक का मीन्स क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे। तो आइस पैक अप्लाई करेंगे ऑन अ स्टम्प, जो कि हमारे जो पेन की कंडक्शन वेलोसिटी होती है उस नर्व को कम कर देंगे, पेन को कम करेंगे। पेन गेट मैकेनिज्म का यूज़ करके थर्मल रिसेप्टर को, मीन्स पेन गेट मैकेनिज्म क्या करता है, जो हमारे पेन के सेंसेशन होते हैं, नोसिसेप्टर्स होते हैं, उनको इनहिबिट कर देता है, और जो मैकेनिकल रिसेप्टर होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 10 to 15 मिनट्स का रहेगा एंड 2 to 3 टाइम्स और डेज। नेक्स्ट क्या हम यूज़ करेंगे पेन को कम करने के लिए, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे। तो इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी 1 to 2 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगी, ये हमारी लो इंटेंसिटी रहती है। ओके, मोड क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये बहुत सीवियर पेन है और क्रोनिक पेन है। तो क्रोनिक पेन में हमेशा हम कंटिन्यूस मोड का ही यूज़ करते हैं। एक्यूट कंडीशन में हम पल्स मोड यूज़ करते हैं और क्रोनिक कंडीशन में कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड मोड यूज़ करते हैं। 3 to 5 मिनट्स के लिए फ्रीक्वेंसी जो रहेगी 1 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी। टेंस यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 10 मिनट्स का रहेगा, और हाई टेंस का हम यूज़ करेंगे। मसाज थेरेपी मीन्स मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। रेपिटेटेड टैपिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, मसल्स के टोन को इम्प्रूव करेगा। तो ये तो हो गया हमारा पेन मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं प्रिवेंशन ऑफ अ कॉन्टेक्चर एंड डिफॉर्मिटी। तो क्या होता है, जो एम्पुटेशन का पर्सन होता है उसमें डिफॉर्मिटी और कॉन्टेक्चर बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं। तो उसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे अपर लिम्स हो गया, लोअर लिम्स हो गया, तो इसके लिए हम कैसे उसे प्रिवेंट करेंगे। लाइक अडक्शन है, रोटेशन है एंड अपर लिम्ब पे एलोफ्लेक्शन है। तो इनमें कॉन्टेक्चर कॉमन होता है, क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन की वजह से पेशेंट जिस टाइप की मूवमेंट, जिस टाइप की एक्टिविटी कर में पेन नहीं हो रहा वो वाली फॉलो करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाएगा। लोअर लिम्ब पे जैसे कि हिप अबडक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, नी फ्लेक्शन हो गया, तो इसमें कॉन्टेक्चर डेवलप होते हैं बिलो टू द नी, कॉमन है। ओके, बायलेटरल एम्पुटेशन हुआ है तो पेशेंट को क्या है कि हिप और नी पे कॉन्टेक्चर डेवलप होगा। जिससे क्यों होगा, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में रह रहा है, मोबिलिटी नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे पेन डेवलप हो जाता है। तो पेशेंट को ये सारे कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, पेशेंट को जैसे कि हिप फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर को प्रिवेंट करना है, तो पेशेंट को बोलना है कि प्रोन लाइंग, पेशेंट को बार बार इंकरेज करना है एंड हिप और नी को एक्सटेंड करके रखना है। पेशेंट को पेन की वजह से पेशेंट क्या करता है कि एक्सटेंड नहीं करता है, फ्लेक्स में है तो फ्लेक्स में ही रहेगा, क्योंकि पेन ना हो पेशेंट को। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्चर डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जब मेंटेन्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड द मोबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करा सकते हैं पेशेंट को, तो इनिशिएट मूवमेंट, पेशेंट शुड इनिशिएट मूवमेंट इन द बेड बाई पुशिंग अप द बॉडी ऑन द आर्म्स रेदर देन ड्रैगिंग ऑन अ बेड। पेशेंट को बोलना है कि आप जब भी पेशेंट खुद को वहाँ से मूवमेंट करने उठना चाहता है बेड से, तो पुशिंग अप करके अपनी बॉडी को आर्म से पुश करके ही उठे, जिससे कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ डेवलप होगी हमारे बाइसेप्स में, हमारे
जो थोरेसिक एरिया की मसल्स हैं उन पे स्ट्रेंथ डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा मोड़ा आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा। ओके, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इज गिवन टू द होल बॉडी एंड जॉइंट एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल टू द स्टेम। सारी जो भी जॉइंट है सबको रेंज ऑफ मोशन मीन्स यहाँ पे आप एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, एक्टिव असिस्टेड एंड एक्टिव रजिस्टेड एक्सरसाइज कराएंगे। बट याद रखना है कि जहाँ पे भी स्टैम्प है उसके प्रॉक्सिमली आपको वहाँ की मसल्स को अभी टच नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट जब बैड एक्टिविटीज सच जैसे ब्रेजिंग हो गया, रोलिंग हो गया, ये पेशेंट को इनिशिएट कराएंगे बैड मोबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन आइसोमेटिक्स फॉर अ ग्लूटेस मैक्सिमस शुड बी डन। इट कैन बी परफॉर्म रैपिडली। यदि पेशेंट कर पा रहा है तो बार बार इसे रेपिटेट करना है, जिससे कि ग्लूटेस मसल्स की आइसोमेट्रिक हो सके, मीन्स स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। आफ्टर 3 to 4 days ऑफ अ सर्जरी या सर्जरी आफ्टर सर्जरी आप एक्टिव असिस्टेड करा सकते हैं, सेल्फ रजिस्टेड एक्सरसाइज करा सकते हैं ऑफ अ स्टम्प इन स्मॉल रेंज ऑफ मोशन कैन बी डन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्टम्प को मैं कैसे आपको मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। अब हम समझते हैं लेट पोस्ट ऑपरेटिव फेज। जब लेट पोस्ट ऑपरेटिव फेज आता है तब आप क्या क्या कराएंगे पेशेंट को। फर्स्ट इज इंक्रीज द विगोसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। थोड़ा सा एक्सरसाइज को प्रोग्रेशन कर देंगे एक्सरसाइज में, धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए इसलिए। Next is a perform longer sessions of progressive ambulatory activities like stairs and slopes। पेशेंट को जो एक और चीज़ आप आइसोमेटिक्स करा रहे हैं तो उसका होल्डिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देंगे। जितनी सारी आप एक्सरसाइज करा रहे थे तो उनमें थोड़ा सा और प्रोग्रेशन कर देंगे। स्टैटिक अगर स्टैटिक करा रहे हैं तो आप डायनेमिक कराने लग जाएंगे, रेपिटेशंस हैं तो उनका इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये सारी हमको लेट और पोस्ट ऑपरेटिव फेज में एक्सरसाइज को प्रोग्रेशन करना है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल व्हाट अ डेविएशन प्रेजेंट इन द गेट। यदि पेशेंट गेट डेविएशन हो रहा है, पेशेंट गेट में उससे प्रॉब्लम हो रही है, डेविएट हो रहा है, तो पेशेंट को और ज़्यादा मोटिवेट करना है, पेशेंट को खुद से सेल्फ कंट्रोल करना है। यदि पेशेंट व्हील चेयर या स्कीइंग क्रचेज का यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को किस टाइप से अनसपोर्टेड पेशेंट को मूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें पेशेंट को सब आपको एजुकेट करना है, टीच करना है। इंश्योर करेक्ट वेयरिंग ऑफ द प्रोसेसेस। और पेशेंट को सिखाएं कि वो जो प्रोसेसेस का यूज़ कर रहा है वो सही से उसने यूज़ की है या नहीं की है, किस टाइप से यूज़ किया है वो सिखाना है। प्रोवाइड सेंसरी एजुकेशन टुवर्ड द फील ऑफ द ओरिजिनल नॉर्मल लिम्स। एंड पेशेंट को ये भी आपको सिखाना है कि जो भी एम्पुटी हुआ है, जिस भी मीन्स एम्पुटेशन हुआ तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली पेशेंट में रहता है हमारा यहाँ पे लिम नहीं है, ये हुआ पेन, ऐसा लाइक इस टाइप की पेशेंट की थिंकिंग रहती है। तो पेशेंट को आपको वो भी एजुकेट कराना है, नॉर्मल पेशेंट को समझ में आना चाहिए, सेंसरी एजुकेशन कराना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फंक्शनल ट्रेनिंग टुवर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब और अ वर्क ऑफ अ डेली रूटीन। जो भी पेशेंट का डेली रूटीन है, पहले जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा था, जो भी उसका जॉब था, ऑक्यूपेशन था, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको उसे प्रिपेयर करना है, मीन्स एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आपको पेशेंट को लिए करना है। नेक्स्ट इज मेक अल्टरेशन इफ़ रिक्वायर्ड इन द हाउस ऑफ अ वर्क प्लेस। यदि पेशेंट अपने घर पे रह रहा है या कोई वर्क प्लेस जैसे एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अल्टरेशन करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। यदि हाई रैंप है तो रैम्प को कम करना है, स्टेयर्स हैं तो जिस टाइप्स ऑफ पेशेंट के लिए स्टेयर्स करनी है, रैंपिंग करनी है, जिससे कि पेशेंट ईजिली वहाँ पे जा सके। ओके, व्हील चेयर से मूवमेंट कर सके यदि व्हील चेयर का पेशेंट है तो पेशेंट के लिए मॉडिफाइड करना है। ओके, नेक्स्ट इज मेक एडिशनल एफर्ट टू द रिस्टोर प्री एम्पुटेशन लाइफ स्टाइल। और क्या कराएंगे यहाँ पे हम एम्पुटेशंस जो ट्रेनिंग देंगे पेशेंट को, क्या क्या ट्रेनिंग देंगे, चेस्ट एक्सरसाइज हो गई, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गई ऑल जॉइंट की, जिसमें कि वो थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट कर सके और स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर अ ट्रंक एंड शोल्डर पैल्विस एक्सेट्रा। रजिस्टर्ड एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को, ट्रेनिंग वेट ट्रांसफर, यूज ऑफ क्रचेज और व्हील चेयर एक्सरसाइज और एक्सेट्रा जो भी डिवाइसेस हैं, एडिशनल डिवाइसेस। ट्रेनिंग ऑफ टू द पोजिशनिंग टर्निंग, पेशेंट को कैसे पोजिशन टर्न करनी है, लाइंग ऑन अ बेड। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेगुलर आइसोमेटिक एक्सरसाइज, स्टम्प मसल्स प्रॉक्सिमल टू द एम्पुटेशन, repetitive massage to improve the tone of the muscles, and last is the electrical stimulation of the muscles and ultrasound therapy, TENS, cryotherapy, percussion। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है पेशेंट को पहले से पेशेंट को ट्रेन करेंगे, एम्पुटेशन पेशेंट को, कि जिससे कि पेशेंट डेली उसकी केयरिंग कर सके, स्टम्प की केयरिंग कर सके, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसका स्टम्प हील हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को आपको सिखानी है। अब नेक्स्ट है जब प्री प्रोस्थेटिक स्टेज, जब पेशेंट को कोई प्रोस्थेटिक लगा हुआ है तो उसके पहले की स्टेज क्या है, उसमें क्या क्या आपको सिखाना होगा पेशेंट को। तो प्रोस्थेटिक स्टेज से पहले आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को सिखाना है अच्छे से। रेगुलर वॉशिंग ऑफ अ स्टम्प विथ वार्म डिसइंफेक्टेड सोप वाटर एंड थ्रो ड्राइंग, क्लीन करना है उसे
रेगुलर वॉश करना है अपने स्टम्प को एंड परफॉर्म रजिस्टिव एक्सरसाइज टू द स्टम्प एंड अदर जॉइंट। अवॉइड अनड्यू प्रेशर ऑन द स्टम्प, कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन मसाज इन विच स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यूज मसल्स आर मूव टू प्रिवेंट अडेरेंट स्कैर। जो भी एम्पुटेशन में स्कैर बन गया है उसे अगर प्रिवेंट करना है तो इसलिए पेशेंट को आपको सिखाना होगा कि फ्रिक्शन मसाज कैसे करनी है जिससे कि स्कार वहाँ का वो प्रिवेंट हो जाए। ड्राई स्किन कैन बी ट्रीटेड बाय अ लोशन, ड्राई स्किन नहीं रखनी है, लोशन को बार बार यूज़ करना है जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्ट रहे वो स्किन। और क्या करें, स्टिम्प कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए, रेंज ऑफ मोशन पेशेंट को हिप एंड नी फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर, ओके एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग करानी है, पिन अप टेक्निक हो जिसमें होल्ड रिलैक्स टेक्निक है रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए। पटेलर टेंडन, पटेलर ग्राइडिंग हो गया, ये सारी एक्सरसाइज बियरिंग प्रोस्थेसिस जो भी है, कैसे नी फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर को पेशेंट है वो प्रिवेंट कर सकता है। बैंडेजिंग किस टाइप की होगी, ये फॉर्मनेस होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। स्टम्प टू विथस्टैंड ऑल प्रेशर कैन बी अचीव्ड बाय कांस्टेंट एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बैंडेज। तो ये सारी चीज़ें जो है प्री प्रोस्थेटिक होता है। और क्या क्या एक्सरसाइजेस करानी है पेशेंट को, परफॉर्म रिपीटेटिव सस्टेन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर अ मसल्स टू द स्टम्प, स्पेशली टू जॉइंट मसल्स, जो भी टू जॉइंट मसल्स हैं, दो जॉइंट से वो कनेक्ट हो रही हैं तो उनको स्पेशली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी है। विच ऑर्जिनेट, जो कि ऑर्जिनेट है अबव टू द जॉइंट प्रॉक्सिमल ऑफ द एम्पुटेशन, जहाँ एम्पुटेशन हुआ है उसके जस्ट प्रॉक्सिमली जो इतनी सारी मसल्स हैं उनको आइसोमेट्रिक करानी है। पेशेंट को एजुकेट कराना है करेक्ट मेथड ऑफ अ सेल्फ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब पेशेंट घर पे खुद से कर रहा है तो कैसे किस मेथड में करना है। मसाज और रिपीटेड टैपिंग कैन बी स्टेज ऑफ मोबिलाइजेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन यूज इम्प्रूविंग द टोन ऑफ द मसल्स। तो टैपिंग जो मसाज है, फ्रिक्शन मसाज है, ये सारी टेक्निक है जो पेशेंट को सिखानी होंगी। Stimulation, electrical stimulation with the stump in elevation can improve the muscle tone and reduce the edema। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं पेन को कम करने के लिए स्टम्प पे, और क्या एलिवेट करके रखेंगे यदि एडिमा है तो। ये सारी चीज़ें जो कि हम अभी लास्ट में डिस्कस कर लिए हैं। और डिस्कसिंग टू द बैलेंस एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, तो बैलेंस एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेशेंट है उसे हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, उसे उसकी लाइफ स्टाइल में फिर से हमें वापस लेके जाना, रिटर्न, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड उसको हम बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे जिससे कि वो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव हो सके। हमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पे फोकस करना है। तो बैलेंस ट्रेनिंग क्या क्या कराएंगे, सिंगल लेग स्टैंडिंग कराएंगे, टैंडम लेग स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंड, प्रोग्रेस कराएंगे फ्रॉम, पहले आई ओपन के साथ हम बैलेंस ट्रेनिंग कराएंगे फिर देन आई क्लोज से यार, ओके। स्टेबल टू अनस्टेबल सर्फेसिस एंड एडिंग टू पर्टरवेशन वेयर इज सेफ। स्टेबल से अनस्टेबल सर्फेसिस पे हम गेट ट्रेनिंग कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे एंड पेशेंट को वन लेग सपोर्टेड एक्सरसाइज कराएंगे, अनसपोर्टेड एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का जो बैलेंस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। पर्टरवेशन कराएंगे, पर्टरवेशन में क्या होता है, पेशेंट को आई क्लोज करके बोलना है, खड़े होना है एंड देन थोड़ा सा आपको पुश करना है तो पेशेंट देखते बॉडी उसकी फॉल होती है नहीं या बहुत, तो ये चीज़ पर्टरवेशन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कराएंगे, गेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड अर्ली ऑन अर्ली फॉर इंडिपेंडेंट डेली। तो जैसे कि हमने आपको बताया हम गेट ट्रेनिंग क्यों कराते हैं, जिसमें कि पेशेंट को हमें क्या कराना है कि उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। ओके, ग्रेजुअली वेट बेयरिंग इज डन बाई प्रोवाइडिंग सॉफ्ट कुशन और द स्टूल इन द पैरेलल। धीरे धीरे हम क्या उसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे सॉफ्ट कुशन पे on a parallel one। and next अगर above to knee and knee disarticulations like a crawling, knee walking or on mattress with hard tip is ideal as a pressure bearing techniques। नेक्स्ट इज द लास्ट जो कि लेटर क्या रहेगा, क्रच वॉकिंग इज डन इफ़ ही कैन नॉट यूज़ क्रच स्टार्ट विद वॉकर। यदि पेशेंट नहीं कर रहा है अभी क्रचेस से तो फिर देन धीरे धीरे स्टार्ट करा देंगे क्रचेस का। नेक्स्ट इज अ टेम्पररी प्रोस्थेसिस। टेम्पररी प्रोस्थेसिस क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट को जैसे जिसका एम्पुटेशन हुआ है उसे हम परमानेंट प्रोस्थेसिस देना होता है, परमानेंट प्रोस्थेसिस लगाना होता है, तो उससे पहले हम कुछ दिन के लिए उसे टेम्पररी प्रोस्थेसिस लगाते हैं जिससे कि पेशेंट उसको हैबिचुअल हो जाए, पेशेंट उसे ईजिली उसे प्रोस्थेसिस को पेशेंट लगा सके। तो प्रोस्थेटिक फिटिंग करेंगे, सॉरी, प्रोस्थेटिक फिटिंग लिम्ब शुड बी फ्री फ्रॉम एडिमा, एडिमा फ्री रहेगा एंड बिफोर फिटिंग परमानेंट प्रोस्थेसिस, टेम्पररी प्रोस्थेसिस और पैरानिस फिटिंग मीन्स परमानेंट प्रोस्थेसिस फिटिंग से पहले हम टेम्पररी प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिस भी लिम्ब पे प्रोस्थेसिस होना है उसके जो जितनी उसके अबव जितनी प्रॉक्सिमली मसल्स बची हुई है उनको हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे कि हिप एक्सटेंसर, नी फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, और पर्टिकुलरली स्ट्रेंथन एज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोस्थेटिक एम्बुलेशंस।
ग्लूटल स्क्वीज कराएंगे, हिप एक्सटेंशन विद नी स्ट्रेट स्ट्रेट लेग रेजिंग मीन्स SLR कराएंगे, हिप अबडक्शन विद रेजिस्टेंस ब्रीजिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये कुछ हमारी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एक्सरसाइज, जैसे कि हमारा हिप एक्सटेंशन हो गया, हिप अबडक्शन हो गया, हिप फ्लेक्शन हो गया, बैक एक्सटेंशन हो गया, हिप अडक्शन, ब्रीजिंग, सिटअप, नी एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन एंड नी फ्लेक्शन। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है एम्पुटेशन के पर्सन का। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।